सीटों के लिए 13 मई को मतदान होगा और इन लोकसभा क्षेत्रों में आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो बताते चले कि आज ही सियासी पार्टियों के लिए सिर्फ आज का ही दिन बाकी है, क्योंकि शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को चुनाव होना है। तो आज ही सियासी पार्टियां ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगी। जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी नजर आएगी, तो वहीं आपको महाराष्ट्र दौरे पर राजस्थान के सीएम भी नजर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, 43 अगर सीटें बात करें तो बिहार की हैं, जहां पर 7 चरणों में चुनाव है। तो 13 मई के लिए जो चुनाव होने हैं जिन जिन राज्यों में 96 सीटों पर 13 राज्यों की, तो वहां पर आज शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा। चलिए, टोक से भी बड़ी खबर है कि बनास नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। गहलोत घाट पर यह पुल बन रहा था। आपको बता दें कि पुल का हिस्सा गिरने से निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं। निजी कंपनी अब गहलोत घाट पर पुल का निर्माण वो जो कर रही है उसकी जांच पड़ताल हो रही है। मौके पर पहुंचे ठेका फर्म के कर्मचारी और बनास नदी पर बन रहा है प्रदेश का सबसे लंबा पुल। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, पुल का एक जो हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया और करीब 135 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 किलोमीटर पुल का ये निर्माण हो रहा है। तो बताया जा रहा है कि टोक के गहलोत घाट पर यह पुल निर्माण हो रहा था, जिसका वहां पर एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे लंबा पुल ये बनाया जा रहा था। बनास नदी पर निर्माणाधीन जो पुल है उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गहलोत घाट पर यह पुल बन रहा था। पुल का एक हिस्सा गिरने से निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे, क्योंकि अब संशय हमेशा बरकरार रहेगा, क्योंकि अगर एक हिस्सा गिर सकता है तो इसका मतलब कि जो सामान उपयोग किए गए हैं उस पुल को निर्माण करने में उन सब पर सवाल उठेगा। उन तमाम इंजीनियर्स के जो बनावट है उस पर सवाल उठेगा। तो तमाम तरीके से सवाल उठेंगे। देख रहा है कि अब इस पे एक्शन क्या होता है। फिलहाल ये खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि टोक में सबसे बड़ा पुल का निर्माण किया जा रहा था और एक हिस्सा उसका क्षतिग्रस्त हो गया। और पहले बिजनेस में रूपता और अब वोट की ताकत। प्रदेश से बाहर जाकर प्रवासी राजस्थानियों ने अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया है। लोकसभा चुनाव में भी आपको बता दें कि प्रवासी राजस्थानियों का वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ मची है। बीजेपी इन सब में एक बार फिर बाजी मारते दिख रही है। उसके नेता अपनों को लुभाने के लिए प्रदेश को छोड़ पूरब से लेकर के दक्षिण भारत तक में डेरा डाले हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। देश के कई हिस्सों में मारवाड़ियों ने अपनी प्रतिभा के दम पर न केवल बिजनेस में अपना बड़ा नाम कमाया, बल्कि कई राज्यों की अर्थव्यवस्था की मारवाड़ी रीढ़ बन गए और उनका वोट बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां मारवाड़ियों के वोट को लुभाने की कोशिश करती है, मगर बीजेपी इसमें हमेशा बाजी मार ले जाती है। के आसपास बड़ी प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री। उड़ीसा से लेकर असम तक, पश्चिम बंगाल से लेकर तेलंगाना तक, हर ओर इस बार बीजेपी की प्रवासी राजस्थानियों के वोट पर नजर है। राजस्थान के नेताओं की बड़ी फौज पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत देश के कई हिस्सों में डेरा डाले हुए है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से सटे इलाके में जय श्री राम के नारे लगवाते मंत्री अविनाश गहलोत हो या फिर हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवारों की रैली को संबोधित करते अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़ और दामोदर अग्रवाल, हर तरफ राजस्थान की बोली और भाईचारे की गूंज है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी 17 में से अधिकांश सीटों पर जीती है। 10 साल का मोदी जी का शासन, पिछले 4 महीने में पहले तो केसीआर के वीआरएस के शासन में भ्रष्टाचार, लूट और जनता से किए वादों को पूरा नहीं करना, और पिछले 3 महीने में कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से अपने पूरे वादों को पूरा नहीं किया, चाहे किसानों की कर्ज माफी का होगा, पेंशन का विषय होगा, उन सबको पूरा नहीं किया। इस बार 17 में से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी बहुत बड़े पैमाने पर। यहाँ करीब 11 सीटों के ऊपर राजस्थान के कार्यकर्ता भी यहाँ के तेलंगाना के कार्यकर्ताओं को सहयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत में।
तेलंगाना के गांव कस्बों में बीआरएस और कांग्रेस चाहे कितना ही जोर लगाती दिखे, पर भाजपा का परचम उठाए मारवाड़ी हर जगह बीजेपी की ताकत बनकर के सामने आए हैं। राजेंद्र राठौड़ ने तेलंगाना के मलकाजिगिरी में मोर्चा संभाल रखा है, दामोदर अग्रवाल ने निजामाबाद को संभाल रखा है, तो अरुण चतुर्वेदी के पास हैदराबाद के आसपास की सीटों की जिम्मेदारी है। घनश्याम तिवारी ने ओवैसी के खिलाफ माधवी लता के चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी है, तो सीपी जोशी के पास ओडिशा की 9 लोकसभा सीटों का जम्मा है। मदन दिलावर पुरी में अपनी काबिलियत साबित करने में जुटे हैं, तो झाबर सिंह खर्रा कोलकाता में जमे हैं। जहां जहां मारवाड़ी वहां बीजेपी दिखाई पड़ती है। देखिए, तेलंगाना में 17 लोकसभाएं हैं और 17 में से मैं सोचता हूं कि कम से कम यदि गिने तो 12 लोकसभाएं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अधिक भी जीत सकती है। हमारे यहाँ प्रयास सभी जगह पर है और जनता में तो उत्साह है। लगता है समीकरण क्या है क्या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जो संभावनाएं दिख रही है वो जीतेगी। इसलिए इस चुनाव में भी जहां जहां राजस्थान के नेता प्रवास पर हैं, वहां प्रवासी राजस्थानियों ने उनका दिल खोल करके स्वागत और सत्कार किया है, साथ ही वोट देने और दिलाने का वादा भी। उड़ीसा की जनता परिवर्तन की ओर है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इस बार प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। पिछली बार 4 लोकसभा की सीट आई थी, अभी 17 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला है। बीआरएस जो पहले टीआरएस थी वो मैदान में से गायब है और भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 18 सांसद जीते थे। अब की बार बंगाल के आम मतदाता का मानस ये है कि कम से कम 25 से 35 सीटों के बीच भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाकर मारवाड़ी जहां भी गए सचमुच वहीं के होकर के रह गए हैं, पर अपनी माटी के प्रति उनका लगाव कहीं कम नहीं हुआ है और उनकी इसी खूबी ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। उनका वोट आज कई राज्यों में अहम हो गया है। चुनाव में उनका वोट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और यही वजह है कि कई राज्यों की सरकारों को बनाने में और बिगाड़ने में मारवाड़ी अपना अहम योगदान अदा कर रहे हैं। इस चुनाव में भी बीजेपी को यकीन है कि प्रवासी राजस्थानियों का वोट उसकी कई राज्यों में नैया पार लगा देगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बूंदी से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि धाभाइयों का नया गांव में गिरी आकाशीय बिजली और आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आकाशीय बिजली गिरने से मलबे में दबने से 2 महिलाओं सहित 3 की मौत की खबर भी सामने निकल कर आई। ये तस्वीरें भी देखिए, बूंदी के धाभाइयों का नया गांव से ये तस्वीरें निकल कर आई, जहां आकाशीय बिजली गिरने की वजह से घर पर वो बिजली गिरी है, जहां पर घर मलबे में तब्दील हो गया। मलबे में दबने से 2 महिलाओं सहित 3 की मौत हो गई है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से घायलों को बूंदी जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चैन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चैन सिंह, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैसे यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरी है, उसके बाद से जो खबर है। जैसा कि ये धाभाइयों के नाम ग्राम पंचायत गांव के रघुनाथपुरा गांव में जो रात को 1:30 बजे की लगभग एक घटना घटी, जहां बरसात के आने से जो पूरा परिवार जो बरामदे के अंदर सो रहा था, रात को 1:30 बजे की कड़कड़ाहट करके आकाशीय बिजली गिरी। इस दौरान बरामदे की जो 15 पट्टियों में से 11 पट्टियां टूट करके नीचे गिर गई, जिसके नीचे दबने से बाबूलाल गुजर, उनकी साली जो कर्माबाई और उसकी 4 वर्षीय पुत्री दिव्या की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं बाबूलाल की सास हीराबाई, साला लखन गुजर, साला हेली ममता और उसकी पुत्री जो कालीबाई घायल है, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के पास दौड़े आसपास के लोगों ने जैसे तैसे करके घायलों को मलबे के नीचे से निकाल करके हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर द्वारा 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया, 4 का उपचार जारी है। जी ठीक है चैन सिंह, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए। और फिलहाल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसमें जो घर है वो भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और तस्वीरों में देखा जा रहा है कि कैसे यहाँ पर सामान भी बिखरा हुआ है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं, प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। भीषण गर्मी के दौर के बीच अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया
और तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर ओले गिरे हैं तो कहीं धूल भरी आंधी चल रही है। हवाओं के चलते वाहन चालकों को परेशानी हुई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें, कैसे बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर, अलवर, कोटपुतली, झुंझुनू और जयपुर की तस्वीरें हैं। उदयपुर में जहां आप पानी इतना तेज बरसा कि सड़कों पर पानी देख रहे हैं, तो वहीं अलवर में धूल भरी आंधी भी नजर आई। कोटपुतली में बारिश के साथ ओले भी गिरे, आप बर्फ के छोटे छोटे गोले भी देख रहे हैं। वहीं झुंझुनू में भी सड़कों पर पानी का सैलाब नजर आया। तो वहीं जयपुर में धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई, यानी कि भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक से करवट बदली और इस भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई। और लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। मणिशंकर अय्यर ने सलाह दी है कि हमें पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा है कि हम पर परमाणु बम से हमला कर दे। और ये रिपोर्ट देखिए आप। कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा। मणिशंकर अय्यर के विवादित बयान पर घमासान। यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। अय्यर ने दी पाकिस्तान को सम्मान देने की सलाह। ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी बोली, कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम झलका। कांग्रेस के लोग पाकिस्तान के प्रति इतना प्यार चुनाव के वक्त क्यों दिखाते हैं? पूरी कांग्रेस पाकिस्तान की गोद में बैठी है। कांग्रेस के लिए चुनावों के बीच में मुसीबत बनने के लिए सैम पित्रोदा अंकल क्या कम थे, जो मणिशंकर अय्यर ने भी राह में कांटे बिछाने का काम कर दिया। मणिशंकर अय्यर एक तरफ पाकिस्तान को इज्जत बख्शने की वकालत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत को डराने की कोशिश करते भी दिखे। आपको पूरी खबर समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है, हाँ हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। सुना आपने, ये वही बयान है जिसने सियासत को सुलगा दिया है। उनके इस बयान में पाकिस्तान के प्रति नरमी साफ तौर पर दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की ताकत पर संदेह नजर आता है। वरना ऐसा वो पाकिस्तान का डर दिखाकर भारत को अपने रुख में नरमी बरतने की सलाह ना देते। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा। तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत महज इस आधार पर हो कि उसके पास परमाणु बम है, ऐसा किसी भी भारतीय को बर्दाश्त नहीं होगा। जाहिर है इस बयान पर सियासत होना भी लाजमी था। बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने अय्यर के बयान पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस के लोग पाकिस्तान के प्रति इतना प्यार चुनाव के वक्त क्यों दिखाते हैं? अभी भी जो मणिशंकर अय्यर का बयान है, उससे लगता है कि पाकिस्तान परस्ती कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पाकिस्तान की गोद में बैठी है। जब तक मोदी जी है, पाकिस्तान के इरादे कामयाब नहीं हो सकते, कांग्रेस के इरादे कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, ये भारत के सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर सियासत उबल रही है। ऐसे में बीजेपी नेता उन पर चौतरफा हमला कर रहे हैं। बीजेपी के बंशीलाल कटारा का कहना है कि उनके बयान से उनका पाकिस्तान प्रेम साफ झलक रहा है। मणिशंकर अय्यर जी की जो मानसिकता है वही मानसिकता कांग्रेस की है, और मणिशंकर अय्यर जी का जो प्यार है या कांग्रेस का जो
पाकिस्तान के प्रति जो लगाव है वो भारत के विभाजन के वक्त का हमें दिखता है और इतिहास भी इस बात को बताती है। मणिशंकर अय्यर पर जुबानी हमलों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी किए जा रहे हैं हमले। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया और कहा कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर जी आज भी 2014 से पहले के भारत में जी रहे हैं। तब भारत दुश्मनों से डर कर रहता था। मणिशंकर अय्यर के बयान पर सियासत के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा उनका बचाव करते नजर आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री मणिशंकर अय्यर की कुछ पुरानी टिप्पणियां जिनको आज भाजपा पुनर्जीवित कर रही है, उन टिप्पणियों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को अलग मानती है और उनसे पूरी तरह से असहमत है। हम समझते हैं कि भाजपा क्यों इस तरह से पुरानी टिप्पणियों को पुनर्जीवित कर रही है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी की जो दैनिक गलतियां हैं प्रचार में और जो उनका डगमगाता प्रचार है, उससे भाजपा देश का ध्यान हटाना चाहती है। ये षड्यंत्र पूरा देश अच्छी तरह से समझता है। चुनावी सीजन में जब नेता फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, एक एक शब्द तोल मोल के बोलते हैं, ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ये बयान बीजेपी के लिए चुनावी हथियार से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से बताते चले कि गजसिंहपुर में 2 जगह पर आग लगी है। चंडीगढ़ टाउन और ईंट के भट्टे में ये भीषण आग लगी है। तेज हवाओं की वजह से आग भड़की है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। आपको बता दें कि 2 जगह पर आग लगने की खबर सामने आई है और तेज हवाओं की वजह से जो आग है और भी ज्यादा भड़क गई। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ टाउन और ईंट भट्टे में आग लगने की ये तस्वीरें हैं। तेज हवाओं की वजह से आग और भी ज्यादा विकराल रूप लेती हुई नजर आई। और क्या आप किसी ऐसे अस्पताल में अपना इलाज कराने की सोच सकते हैं जिसे एक एक सफाई कर्मचारी चला रहे हों? नहीं ना, डूंगरपुर में ऐसा ही हो रहा था। देखिए रिपोर्ट। फर्जी अस्पताल में भारी मात्रा में मिली दवाइयां। एक अस्पताल में सफाई कर्मचारी था झोला छाप। अस्पताल का कोना कोना छान मारा, लेकिन बीमार को सेहत की दवा देने वाले, अपने आप को डॉक्टर कहने वाले जनाब नजर नहीं आए। सचमुच झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट की दबिश की इत्तला मिलते ही सिर पर पांव रख करके भाग गए। तस्वीरें डूंगरपुर की हैं, जहां चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने सिमलवाड़ा ब्लॉक में एक फर्जी अस्पताल को सीज किया। जहां पर टीम के आने की भनक लगने से टीम के पहुंचने से पूर्व ही जोड़ा साहब चिकित्सक वहां से भाग गया। मौके पर बहुत सारी मेडिसिन मिली, जिसमें प्रसूति करवाने वाली दवाइयां तथा अन्य दवाइयां मिली। अस्पताल में एक प्रसूता और एक मरीज के भर्ती होने की खबर है। दबिश देने वाली टीम ने अस्पताल में भर्ती दोनों मरीजों को सीएससी में भर्ती करवाया। मौके पर एक प्रसूता मिली जिसकी डिलीवरी उसने सुबह करवाई थी, तथा एक और मरीज पाया गया उल्टी दस्त का, जिसके वहां ड्रिप चल रही थी। प्रसूता को 108 के जरिए पास में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डूंगरसाण में शिफ्ट कर दिया गया है। अब भोले भाले लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले नीम हकीम को जानिए। 3 साल पहले गुजरात के अहमदाबाद में एक अस्पताल में सफाई कर्मचारी था, जहां वो प्रसव ड्रिप लगाना सीख गया और पुनावाड़ा में अपना 8 बेड का अस्पताल खोला था। 3 साल की बड़ी ठसक के साथ अस्पताल चला रहा था। जिस इमारत में फर्जी अस्पताल चल रहा था, उसे एक सरकारी शिक्षक ने किराए पर दे रखा था। दबिश देने वाली टीम ने अस्पताल सीज कर दिया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। चलिए अब रुक लेते हैं।